Hello students, welcome in chemistry class. Today I will discuss about second and third laws of chemical combination. तो बच्चों आज हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की, जो कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले इस लॉ को किसने दिया था? दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट प्राउस्ट इन 1799। इस लॉ को एक प्राउस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1799 में। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, केमिकल कंपाउंड no matter from which source it is obtained always contains the same elements combined together in the same definite proportions by mass। तो इसमें इस लॉ में जनरली ये बताया गया है कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये किस तरीके से किस सोर्सेस से मिल रहा है वो मैटर नहीं करता है, किस सोर्स से ये ऑब्टेन हो रहा है ये मैटर नहीं करता है। उसमें जो भी केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है, मास रेशियो, वो क्या होता है? डेफिनिट होता है। ठीक है, तो जैसे दो एलिमेंट्स अगर हमने ले लिया, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन से क्या फॉर्म हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से हमें मिलता है। जैसे अगर हम कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 फॉर्म होता है, या हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को थर्मली हीट करते हैं तो वहाँ भी CO2 रिलीज होता है। तो ये चाहे जिस तरीके से CO2 रिलीज होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो CO2 गैस रिलीज हो रही है उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं कार्बन और ऑक्सीजन, उन कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? डेफिनिट होगा। मतलब अगर आप कार्बन का रेशियो देखें मास, तो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन के एटम है इसलिए कितना हो जाएगा? 48। तो 12:48, इसका जो सिंपल रेशियो होगा वो क्या होगा? 4:3। नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल्स। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स में जैसे वाटर इज composed of two elements, hydrogen and oxygen, in the ratio 1:8 by mass. In case of pure water obtained from any source, seawater and tap water always contains hydrogen and oxygen in the same fixed ratio 1:8 by mass। इसमें देखो बच्चों वाटर का एक एग्जाम्पल लिया गया है। तो वाटर के एग्जाम्पल में यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वाटर है वो वाटर किसी भी तरीके का वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो प्योर वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, हर एक वाटर का जो केमिकल कंपाउंड या केमिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा? H2O होगा। तो H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंट का हमेशा जो रेशियो होगा बाय मास, जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:8। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास हो क्या है? एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में है। अनदर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का, जो इसको हमने आपको बता दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है वो 3:8 होता है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का जो मास रेशियो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? 3:8 होगा। ठीक, 3:8 क्या है? एक डेफिनिट प्रोपोर्शन है बाय मास। अब देखो बच्चों, इस लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं।
तो ये जो न्यूमेरिकल है ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस न्यूमेरिकल में जनरली क्या पूछा जा रहा है, 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन yield 0.403 gram of magnesium oxide. In another experiment, 0.182 gram magnesium burning with oxygen yield 0.302 gram magnesium oxide, so that these results prove the law of constant proportions. तो देखो बच्चों, इस न्यूमेरिकल में ये बताया जा रहा है कि अलग अलग दो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट है उस पहले एक्सपेरिमेंट में 0.243 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो 0.403 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नीशियम है वो कितना लिया गया है, 0.243 ग्राम लिया गया है। और ऑक्सीजन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो कितना मिल रहा है हमें, 0.403 ग्राम। अब एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या बताया जा रहा है कि दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम कितना लिया जा रहा है, 0.182 ग्राम लिया जा रहा है। और जब इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जा रहा है तो ये कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 0.302 ग्राम। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को कोरिलेट करके हमें ये प्रूव करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इस पे वैलिड है या नहीं। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इस एक्सपेरिमेंट पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वैलिड है या नहीं। तो इसको हम सॉल्यूशन के थ्रू देखेंगे। तो देखो बच्चों, इसको जब से सॉल्यूशन हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट नंबर वन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मास निकालना होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि हमें मैग्नीशियम का मास पता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास पता है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, जो कि न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जब मास निकालेंगे ऑक्सीजन का तो क्या करेंगे, हम जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है 0.403 ग्राम, उससे क्या करेंगे, मैग्नीशियम के मास को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 0.403 माइनस 0.243 इज इक्वल टू 0.160 ग्राम। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सीजन का मास है वो कितना हो जाएगा, 0.160 ग्राम। ठीक है, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमें मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास पता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के मास से क्या करेंगे, मैग्नीशियम के मास को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 0.120 ग्राम। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, मास रेशियो अगर हम निकालें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मास रेशियो अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0.243 ग्राम क्या था मैग्नीशियम। अब उसके बाद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितना ऑक्सीजन का मास अभी हमने निकाला, 0.160 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 3:2 मास रेशियो आएगा। ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल स्मॉल रेशियो है। ठीक है, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो हमें सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम का मास पता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। अब हमने यहाँ पे सेकेंड एक्सपेरिमेंट का जो ऑक्सीजन का मास है उसको हमने यहाँ फाइंड आउट किया, तो कितना हमको मिला, 0.120 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 0.182 से डिवाइड कर देंगे 0.120 को, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 3:2 का रेशियो मिलेगा। तो अब देखो, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। इसका मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट में जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो क्या है, वैलिड है। तो सिंस द मास रेशियो ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इज almost the same in the two cases, the data are in the accordance to the law of constant proportion and prove it। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि जो ये डाटा दिया गया है,
न्यूमेरिकल्स में वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, वैलिड है। अब देखो बच्चों, इसी से रिलेटेड, मतलब इस लॉ से रिलेटेड देखो क्वेश्चंस इसी तरीके के पूछे जाते हैं। दो एक्सपेरिमेंट दे दिए जाते हैं, उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में हमें क्या करना होता है, मास रेशियो निकाल लेते हैं हम एलिमेंट्स का, और वो देख लेते हैं कि मास रेशियो दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स का सेम आना चाहिए। तभी वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उस पर वैलिड होगा। अगर दोनों एक्सपेरिमेंट्स में एलिमेंट्स के मास रेशियो अगर डिफरेंट आते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल हम बात करते हैं। देखो बच्चों, सेकेंड जो न्यूमेरिकल है उसकी बात करते हैं। तो सेकेंड न्यूमेरिकल है 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO were reduced by H2 and 1.098 ग्राम ऑफ कॉपर were obtained। यहाँ देखो बच्चों, बाई की स्पेलिंग में BY है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.178 ग्राम ऑफ कॉपर were dissolved in nitric acid and the resulting copper nitrate was converted into cupric oxide by ignition. The weight of cupric oxide formed was 1.476 gram, so that these results prove the law of constant proportion। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको आप सबसे पहले समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में भी दो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिनमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा रहा है, 1.375 ग्राम ऑफ CuO रिड्यूस हो रहा है किससे, H2 से। इसका मतलब यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन जब H2 से होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, H2O और Cu कॉपर, एंड 1.098 ग्राम ऑफ कॉपर वेयर ऑब्टेन्ड। मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कितना कॉपर ऑब्टेन हो रहा है, 1.098 ग्राम। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अगर देखें तो 1.178 ग्राम कॉपर को अगर डिजॉल्व किया जा रहा है नाइट्रिक एसिड में, तो वहाँ पे कॉपर नाइट्रेट वाज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड बाय इग्निशन। क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है बाय इग्निशन। ठीक है। तो द वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड वाज 1.476 ग्राम। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो जो वेट है क्यूप्रिक ऑक्साइड का वो कितना फॉर्म हो रहा है, 1.47 ग्राम। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या करना है, दोनों एक्सपेरिमेंट में, पहले एक्सपेरिमेंट में हम देख लेंगे कॉपर का मास कितना आ रहा है। ठीक है, कॉपर का मास कितना आ रहा है, और उसके बाद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम परसेंटेज निकाल लेंगे ऑक्सीजन का, कितना परसेंटेज है CuO में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। अगर दोनों एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, वैलिड होगा। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।